सोचो जरा, अगर तुम जेफ बेजोस से भी 3 गुना ज्यादा अमीर होते, या इतना पावर होता कि यूएस गवर्नमेंट को तुम्हारी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए खास कानून बनाने पड़ते। अपने करियर के पीक पर जॉन डी रॉकफेलर की वेल्थ अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का करीब 1.5% थी। आज के हिसाब से ये लगभग 280 बिलियन डॉलर के बराबर बैठता है। उसकी इतनी विशाल दौलत का सीक्रेट था उसकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल। अपने पीक पर स्टैंडर्ड ऑयल ने यूएस की 90% रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को कंट्रोल किया। और ये उस टाइम की बात है जब तेल की डिमांड आसमान छू रही थी। आमतौर पर ऐसे अल्ट्रा रिच फैमिलीज में एक पैटर्न दिखता है। ऑस्टन फैमिली की वेल्थ का सिर्फ 10% ही थर्ड जनरेशन तक सर्वाइव करता है। लेकिन रॉकफेलर फैमिली आज भी दुनिया की सबसे रिच और पावरफुल फैमिलीज में गिनी जाती है, और ज्यादातर हिस्से में उनकी वेल्थ लीगली बनी थी। पर याद रखो, लीगल होना और एथिकल होना हमेशा सेम नहीं होता। ये कहानी है जॉन रॉकफेलर की। टेक और फाइनेंशियल जायंट्स के आने से एक सदी पहले वेल्थ और पावर का एक ही नाम था, जॉन डी रॉकफेलर। जॉन का जन्म 1839 में रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ। वो एक आम सा बच्चा था। ये सोचना भी मुश्किल था कि वो आगे चलकर अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक बनेगा, क्योंकि उसके फादर विलियम एवरी रॉकफेलर कोई ग्रेट इन्फ्लुएंस नहीं थे। एक्चुअली विलियम एक कॉन आर्टिस्ट थे, और बाद में वो एक क्वैक डॉक्टर भी बने, यानी घर पर बनी दवाइयां बेचते थे जो वो खुद कॉन्कॉक्ट करते थे। लेकिन उनकी असली लाइफ काफी मिस्टेरियस थी। वो सक्सेसफुल बनना चाहते थे, या कम से कम सक्सेसफुल दिखना चाहते थे। विलियम अपने अपीयरेंस पर बहुत ध्यान देते थे। अक्सर अच्छे कपड़े पहनते थे ताकि प्रॉस्पेरिटी का वाइब बने। और रूमर्स तो ये भी थे कि वो हॉर्स स्टीलिंग रिंग में शामिल थे। तो हाँ, काफी ड्यूबियस कैरेक्टर। फिर वो अपनी फैमिली को बार बार रिलोकेट करते रहे। 1857 में आखिरकार वो क्लीवलैंड, ओहायो में सेटल हुए। जॉन के फादर ने वहां एक कंफर्टेबल हाउस लिया, और वही शहर उनका परमानेंट होम बना। और क्लीवलैंड ने यंग जॉन को ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी जो शायद यूएस के ईस्ट कोस्ट के एस्टैब्लिश्ड मार्केट्स में नहीं मिलती। बचपन में जॉन डी रॉकफेलर भी एक नॉर्मल कंट्री बॉय की तरह बड़ा हुआ। साल में कुछ महीनों डिस्ट्रिक्ट स्कूल जाता और बाकी समय खेत खलिहान में काम और खेल। वो ब्राइट था, लेकिन शो ऑफ नहीं करता था। जो भी काम दिया जाता क्वाइटली और स्टेडिली कर देता। लकड़ी काटना, घोड़ों की देखभाल, फार्म का काम, चिकन्स और टर्कीज पालना। ओवरऑल लोग उसे ज्यादा नोटिस भी नहीं करते थे। बस एक बात थी, वो अपने एज के हिसाब से काफी साइलेंट और रिजर्व था। उसकी पहली जॉब भी कुछ खास ग्लैमरस नहीं थी। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया और असिस्टेंट बुककीपर की नौकरी कर ली। कमाई सिर्फ 50 सेंट्स अ डे। लेकिन उसके पास एक प्लान था, एक विजन थी जो उसे मॉडेस्ट इनकम वाली लाइफ से बाहर निकाल सकती थी। वो अपनी कमाई का ऑलमोस्ट सब कुछ सेव करता था। फिर उसने अपने पिता से लोन मांगने का फैसला किया। अब हमने बात की कि उसके पिता कैसे कैरेक्टर थे, तो जाहिर है कहीं न कहीं उनके पास पैसे रहे होंगे। और इसी सेविंग्स प्लस पिता के लोन से जॉन रॉकफेलर ने बिजनेस वर्ल्ड में पहला बड़ा कदम रखा। 1859 में उसने एक कमोडिटीज ब्रोकरेज फर्म शुरू की, नाम था रॉकफेलर एंड क्लार्क। पार्टनर के साथ मिलकर उनकी फर्म प्रोड्यूस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रेड करती थी। और ये मूव बहुत स्मार्ट था, क्योंकि अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री अभी बस बूम होना शुरू ही हुई थी, और क्लीवलैंड पेंसिल्वेनिया ऑयल फील्ड्स के काफी पास था। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी अच्छा था, इसलिए वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का हब बन गया। 1863 तक रॉकफेलर और उसके पार्टनर्स ने इनफ कैपिटल बना लिया था कि वो अपना खुद का रिफाइनरी खोल सकें। अब यहां तुम सोच सकते हो कि रॉकफेलर और उसके पार्टनर्स मिलकर बड़ा सक्सेस बनाएंगे। दो कंट्री बॉयज हम्बल बिगिनिंग्स से उठकर एक फील गुड अमेरिकन स्टोरी। लेकिन हमारी कहानी वैसी नहीं है। बहुत अर्ली एज से ही रॉकफेलर काफी कटथ्रोट था। बिजनेस शुरू होने के सिर्फ 2 साल बाद रॉकफेलर ने अपने पार्टनर को किक आउट कर दिया, बाय आउट करके उसे बाहर कर दिया। और फिर उसने केमिस्ट सैमुएल एंड्रूज के साथ नई फर्म बनाई। अब उसे और कैपिटल चाहिए था, तो उसने मिलियनेयर स्टीफन हार्कनेस को अप्रोच किया। हार्कनेस ने $100,000 इन्वेस्ट किए साइलेंट पार्टनर बनने के लिए, लेकिन एक कंडीशन पर। कंडीशन ये थी कि जॉन को हार्कनेस के रिलेटिव हेनरी फ्लेगलर को भी पार्टनर बनाना होगा। और ऑनेस्टली ये मूव उनके लिए लकी साबित हुआ।
फ्लेगलर की ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज और क्रिएटिव बिजनेस स्किल्स रॉकफेलर की केयरफुल मनी मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक विजन के साथ परफेक्टली फिट हो गई। फाइनली एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने रॉकफेलर की इंडस्ट्रियल एम्पायर का रास्ता साफ कर दिया। अब टाइम है 1870 का। कुछ ही सालों में रॉकफेलर एक पावरफुल यंग मैन बन चुका था, ओहायो के एलिट्स में बैठने लगा था। लेकिन उसके लिए ये इनफ नहीं था। वो और चाहता था। सिर्फ 31 की उम्र में रॉकफेलर ने वो कंपनी इनकॉर्पोरेट की जिसने उसे इतिहास का सबसे इनकॉन्सीवेबली रिच आदमी बना दिया। और कई वेज में ऑयल के मॉडर्न एज की शुरुआत भी इसी ने की। कंपनी का नाम था स्टैंडर्ड ऑयल और इसके टैक्टिक्स ब्रूटल थे। जॉन कंपनी को रूथलेसली चलाता था। उसके पास एक स्ट्रैटेजी थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसने ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन की बजाय रिफाइनिंग पर फोकस किया, क्योंकि रिफाइनिंग में कॉस्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। रॉकफेलर का कॉस्ट सेविंग और वेस्ट रिडक्शन वाला ऑब्सेशन फेमस था, लेकिन उसकी एम्बिशन सिर्फ एफिशिएंसी तक नहीं थी। वो डोमिनेट करना चाहता था। डोमिनेंस के लिए उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैवी इन्वेस्टमेंट किया, बेस्ट माइंड्स को हायर किया और उन्हें अपनी प्रॉफिट मशीन के आयरन फिस्टेड इंजन रूम में लगा दिया। R&D के अलावा स्टैंडर्ड ऑयल ने लेबर को इन हाउस कंसोलिडेट किया, मार्केट्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड किया और रिफाइनरी बाय प्रोडक्ट्स से नए प्रॉफिट्स निकाले। यहां तक कि उसने ऐसे ऑयल साइट्स भी खरीदे जिन्हें बाकी लोग वर्थलेस समझते थे। एग्जाम्पल, ओहायो के कुछ फील्ड्स सौर ऑयल के लिए फेमस थे। ये ऑयल इम्प्योरिटीज की वजह से अनयूजेबल माना जाता था, लेकिन रॉकफेलर को पता था राइट प्लेस पर इनफ पैसा लगाओ तो ऑलमोस्ट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। उसने अपनी रिसर्च टीम को काम पर लगाया। उन्होंने इम्प्योरिटीज हटाने का तरीका निकाला और जो चीज पहले वेस्ट थी वो मैसिव प्रॉफिट बन गई। वैल्यू वहीं ढूंढना जहां बाकी लोग कुछ नहीं देखते। ये रॉकफेलर की राइज का हॉलमार्क बन गया। लेकिन सक्सेस की पूरी कहानी सिर्फ स्मार्ट टैक्टिक्स नहीं थी। रॉकफेलर लिटरली मार्केट को डोमिनेट करना चाहता था और उसने मोनोपोली को परफेक्ट कर लिया। उसने छोटे कंपनीज को तेजी से एक्वायर करना शुरू किया। एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए 1872 के सिर्फ पहले 3 महीनों में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड के 26 राइवल्स में से 22 को या तो बाय आउट कर लिया, शट डाउन कर दिया या बैंकरप्ट कर दिया। वो मर्सिलेस था। वो स्ट्रगलिंग रिफाइनर्स को फेयर मार्केट प्राइस ऑफर करता था। लेकिन सच ये था कि स्टैंडर्ड ऑयल के अंडरहैंडेड टैक्टिक्स उन्हें बैंकरप्सी की तरफ धकेल रहे थे। स्टैंडर्ड ऑयल का स्केल इतना बड़ा था कि रॉकफेलर के पास अनमैच्ड एडवांटेज था। उसने रेल रोड्स के साथ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स नेगोशिएट किए, डेली 60 कार लोड्स ऑयल शिप करने की गारंटी देकर। इससे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई। राइवल्स ऐसे टर्म्स पर कॉम्पीट ही नहीं कर सकते थे और चीजें और भी खराब हो सकती थीं। रॉकफेलर ने सदर्न इंप्रूवमेंट कंपनी को भी सपोर्ट किया। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स फिक्स करने का ओपन प्लान था, लेकिन जनता उसके खिलाफ थी। पब्लिक आउटरेज इतना बढ़ा कि प्रपोजल बंद करना पड़ा। रॉकफेलर ने समझ लिया कि पब्लिक यूनिटी के सामने सबसे बड़ा टाइकून भी कभी कभी हार जाता है। पब्लिक उसे पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं। उसका ऑयल एम्पायर इनफेमस था। लोग उसे ऑक्टोपस जैसा बताते थे, जिसके टेंटेकल्स सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि स्टील, कॉपर, शिपिंग, स्टेट हाउसेस और यहां तक कि यूएस गवर्नमेंट के हाईएस्ट ऑफिसेस तक पहुंच रहे थे। लेकिन पब्लिक फेवर न होने के बावजूद वो डोमिनेट करता रहा। लेट 1880s तक स्टैंडर्ड ऑयल का डोमिनेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका की करीब 90% रिफाइनरीज को डोमिनेट किया। लेकिन जॉन ने ये नहीं समझा कि उसकी ये सनशाइन लिमिटेड है। मोनोपोली और सदर्न इंप्रूवमेंट कंपनी वाला स्कैंडल पॉलिटिशियंस पर प्रेशर बनाने लगा। री इलेक्शन थ्रेट्स के कारण उन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉज पास करने शुरू किए। रेल रोड रिबेट्स आउटलॉ होने लगे। और एक और बात, रॉकफेलर ने प्रेस से दूरी बनाई। वो मीडिया अवॉइड करता था, लेकिन इससे जर्नलिस्ट्स और ज्यादा क्यूरियोसिटी से स्टैंडर्ड ऑयल को इन्वेस्टिगेट करने लगे और अंडरहैंडेड टैक्टिक्स को पब्लिक के सामने एक्सपोज करने लगे। स्क्रूटिनी और लीगल चैलेंजेस बढ़ते गए। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि स्टैंडर्ड ऑयल ने शर्मन एंटीट्रस्ट एक्ट वायलेट किया है। कंपनी को 34 इंडिपेंडेंट एंटिटीज में ब्रेकअप कर दिया गया। इवेंचुअली रॉकफेलर ने डेली ऑपरेशंस से रिटायर कर लिया, एज 56 में। हालांकि वो फिगर हेड के तौर पर प्रेसिडेंट बना रहा।
आयरॉनिकली ब्रेकअप रॉकफेलर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। इतना बड़ा एम्पायर चलाने का प्रेशर उसकी हेल्थ पर भारी पड़ चुका था। जर्नलिस्ट आईडीए टारबेल ने उसे वर्ल्ड का सबसे सैड ऑब्जेक्ट कहा। उसने लिखा कि एलोपेशिया की वजह से वो पूरी तरह हेयरलेस और पेल हो गया था और उसका फिजिकल चेंज उसके रॉन्गडूइंग्स का सिंबल लगता था। अब यहां मैं थोड़ा स्पेक्युलेट कर रहा हूं। उसका रूथलेस मैनेजमेंट स्टाइल, कितने लोगों की जॉब्स चली गईं, और जिस तरह उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को क्रश किया, ये सब उसकी हेल्थ डिक्लाइन में रोल निभा सकता है। लेकिन मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट भी था। इस फेज में उसके माइंडसेट में भी बदलाव दिखता है। अब उसने फोकस किया किसी बहुत अलग चीज पर, चैरिटी पर, और यहीं से शुरुआत हुई रॉकफेलर फाउंडेशन की, जो उसके लेगेसी का कॉर्नरस्टोन बनी। रॉकफेलर फाउंडेशन 1913 में जॉन डी रॉकफेलर और उसके परिवार ने एस्टैब्लिश की। ये उसके बिजनेस एम्पायर से फिलैंथ्रोपी की तरफ एक बड़ा शिफ्ट था। फाउंडेशन मुख्य रूप से 3 एरियाज पर फोकस करता था: पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च। पब्लिक हेल्थ में उसका कमिटमेंट खास तौर पर स्ट्रॉन्ग था। उसके फाइनेंशियल सपोर्ट से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एस्टैब्लिश हुई और रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च भी बनी। ये इंस्टीट्यूशंस बायोमेडिकल रिसर्च में पायोनियर्स बने। फंडिंग ने मेनिंजाइटिस और येलो फीवर जैसी डिजीजेस के वैक्सीन्स डेवलप करने में हेल्प की। उसने यूएस में मेडिकल ट्रेनिंग को भी रेवोल्यूशनाइज किया और चाइना की फर्स्ट मॉडर्न मेडिकल स्कूल को सपोर्ट किया। रॉकफेलर ने सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट किया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1918 में पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित हुआ और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1921 में भी नेशन वाइड और ग्लोबल हेल्थ कैंपेन्स लॉन्च किए गए। हुकवर्म, मलेरिया, येलो फीवर, टाइफस जैसी डिजीजेस टारगेट हुई। रॉकफेलर का अप्रोच इंटरेस्टिंग था। वो छोटे छोटे डोनेशंस की बजाय लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशंस उन इंस्टीट्यूशंस को देना पसंद करता था जिनमें रियल पोटेंशियल हो। वो रूट कॉजेस सॉल्व करना चाहता था, लास्टिंग सॉल्यूशंस। और ये अप्रोच आगे चलकर एग्रीकल्चर तक पहुंचा। रॉकफेलर फाउंडेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का की फंडर रहा। डेवलपिंग वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी और कई लोगों के मुताबिक अप टू 1 बिलियन लाइव्स बचाने में इसका रोल रहा। कई सालों तक फाउंडेशन ने यूएस गवर्नमेंट से भी ज्यादा फॉरेन एड डिस्ट्रीब्यूट किया। इतना वेल्थ डोनेट किया गया कि रॉकफेलर अपने डिसेंडेंट्स को सिर्फ फ्रैक्शन ही पास कर सका। 1912 में रॉकफेलर की फॉर्चून करीब $900 मिलियन थी उस समय के हिसाब से, लेकिन उसकी डेथ के समय एस्टेट सिर्फ $26 मिलियन रह गई। अब सवाल ये है, इतनी सारी चैरिटी और बेनिफिट्स क्या सिर्फ गुडविल से थे? ऑनेस्ट आंसर ये कॉम्प्लेक्स है। हो सकता है टैक्स राइट ऑफ्स हो सकता है डार्क हिस्ट्री को पॉलिश करना हो, लेगेसी बनाना हो जो मनी से बिगर हो, और भी कई रीजंस। हम हिस्टोरिकल फिगर्स के माइंड को 100% नहीं जान सकते। हम एविडेंस के बेस पर स्पेक्युलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, रॉकफेलर फाउंडेशन से बहुत बेनिफिट्स हुए। आज 1 सदी बाद भी रॉकफेलर फैमिली पावरफुल प्रेजेंस बनी हुई है। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग उनके पास कंबाइंड नेट वर्थ करीब $10.3 बिलियन है। कुछ लोग मानते हैं ये इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम पब्लिकली अवेलेबल इन्फो पर ही रहेंगे। फैमिली ने कई मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। 21वीं सेंचुरी में सबसे प्रोमिनेंट डिसेंडेंट्स में डेविड रॉकफेलर थे। 101 ईयर्स की उम्र में वो दुनिया के ओल्डेस्ट बिलियनेयर थे। 2017 में उनकी डेथ के समय नेट वर्थ करीब $3.3 बिलियन थी। ऑयल इंडस्ट्री में भी उनका इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। स्टैंडर्ड ऑयल भले ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन आज की मेजर ऑयल कॉरपोरेशंस जैसे बीपी, एक्सॉन, कोनोकोफिलिप्स, चेवरॉन सब अपने रूट्स स्टैंडर्ड ऑयल से ट्रेस करती हैं। 2016 में फैमिली ने फॉसिल फ्यूल कंपनीज से पूरी तरह डाइवेस्ट किया। उन्होंने कहा एथिकल रीजंस की वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी लास्टिंग वेल्थ का सीक्रेट क्या है? आंसर है वेल्थ प्रेजर्वेशन का उनका स्ट्रैटेजिक अप्रोच। रॉकफेलर्स ने लीगल लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके अपनी फॉर्चून को जनरेशंस तक एंड्योर कराया। उन्होंने फैमिली ऑफिस कॉन्सेप्ट पायोनियर किया। फैमिली ऑफिस मतलब एक फुल सर्विस एंटिटी जो फैमिली की वेल्थ, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस डीलिंग्स सब मैनेज करती है। उनकी स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पार्ट है इरिवोकेबल ट्रस्ट्स। ये ट्रस्ट्स एस आसानी से चेंज नहीं कर सकते और ये एसेट्स को टैक्सेस, लॉसूट्स और क्रेडिटर्स से प्रोटेक्ट करते हैं।
इसके अलावा वो यूज करते हैं एक स्ट्रैटेजी जिसे वाटरफॉल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ये वेल्थ ट्रांसफर स्ट्रैटेजी होती है परमानेंट टैक्स एग्जेम्प्ट कैश वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में ये जनरेशंस के बीच वेल्थ ट्रांसफर पर टैक्सेस को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर सकती है। एग्जाम्पल समझो, मान लो ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। जब तक ग्रैंड पेरेंट्स पॉलिसीज ओन करते हैं वो फंड्स यूज कर सकते हैं। उनकी डेथ के बाद ओनरशिप ग्रैंड चिल्ड्रन को ट्रांसफर हो जाती है और ग्रैंड चिल्ड्रन इनकम बेनिफिट ले सकते हैं और आगे बेनिफिशियरीज सेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ पब्लिकली नोन इन्फो है। हो सकता है और भी मेजर्स हों जो रेगुलर लोगों को पता नहीं, लेकिन सिर्फ वेल्थ ही लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही। पॉलिटिक्स में भी रॉकफेलर इन्फ्लुएंस माइंड ब्लोइंग है। 2014 में पहली बार 1950 के बाद ऐसा हुआ कि कोई रॉकफेलर हाई पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं था। मल्टीपल फैमिली मेंबर्स सेनेटर्स गवर्नर्स जैसे रोल्स में रहे हैं डेकेड्स तक। इसके अलावा कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस ने फैमिली में मैरी भी किया है। रॉकफेलर फाउंडेशन को भी एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज होने के आरोप रहे हैं। इनिशियली ग्लोबल हेल्थ और एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए बना था, लेकिन कभी कभी इसका वर्क अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से अलाइन होता रहा। एग्जाम्पल, पोस्ट वॉर फ्रांस में फाउंडेशन की इन्वॉल्वमेंट को कम्युनिज्म काउंटर करने से जोड़ा जाता है। फ्रेंच इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉलिसीज इन्फ्लुएंस करने का भी रोल बताया जाता है ताकि फ्रांस अमेरिका की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे। आज भी ग्लोबल पॉलिसीज रॉकफेलर फाउंडेशन और दूसरी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस जैसे बिल एंड मलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ शेप होती रहती हैं। हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, बहुत कुछ। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये इनिशिएटिव्स अक्सर मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट्स के साथ अलाइन होती हैं। कुछ क्रिटिक्स तो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे एफर्ट्स यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरमाइन करते हैं और फोकस को प्रॉफिट सेंटर्ड सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अप्रोच बॉर्डरलाइन प्रेडेटोरी है। एक्यूजेशंस ये भी हैं कि फाउंडेशंस अपने एम्प्लॉयीज को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में प्लेस करके साइंटिफिक, बिजनेस और पॉलिटिकल एलिट्स तक प्रिविलेज्ड एक्सेस बना लेती हैं। हेल्थ सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप्स बढ़ी और क्रिटिक्स कहते हैं कि कुछ इनिशिएटिव्स पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट एफर्ट्स को सैबोटेज भी कर सकती हैं, बस इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो हाँ, जैसे मैं पहले कह रहा था, फिलैंथ्रोपी और जेनरोसिटी कभी कभी सेल्फ प्रेजर्वेशन और पॉलिटिक्स से भी ड्रिवन हो सकती है, लेकिन फिर भी ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत लोग बेनिफिट हुए। जॉन डी रॉकफेलर सिस्टम को मास्टरफुली नेविगेट करता था, रूथलेसली अपॉर्चुनिटीज कैपिटलाइज करता था रूल्स के अंदर रहकर, और जब रूल्स उसके एम्बिशंस के अगेंस्ट जाते तो वो उन्हें चेंज इन्फ्लुएंस करने से भी पीछे नहीं हटता। उसकी फिलैंथ्रोपी ने एजुकेशन, साइंस और पब्लिक हेल्थ को रीशेप किया। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा रहा, लेकिन उसकी लेगेसी को हमें ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए, क्योंकि उसके वेल्थ के पीछे मोरल कॉम्प्रोमाइजेस भी थे। जॉन रॉकफेलर ने कई लाइव्स इंप्रूव की, लेकिन वो अक्सर एक ऐसे सिस्टम की बैक पर बनी जिसे उसने अपने एडवांटेज के लिए मैनिपुलेट किया। एक कॉम्प्लेक्स फिगर जिसने अमेरिकन कैपिटलिज्म का डार्क साइड भी डिफाइन किया और ब्राइट साइड भी। अगर आप एंड तक टिके रहे तो कमेंट्स में $1 छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक नहीं किया। इट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो याकूब फगा वाली वीडियो भी जरूर देखिए, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं बहुत जल्द।